हेलो, माय सेल्फ निधि सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर कमला नेहरू महाविद्यालय कोरबा। हमारा आज का टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, रज चक्र इसको हिंदी में कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हर महीने फीमेल्स में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है, ओवा फॉर्मेशन होता है ओवरी से, और इस पूरी प्रक्रिया को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो आज इसी के विषय में हम पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेफिनेशन से कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है कि एक फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर टू अलाउ फॉर oocyte रिलीज एंड प्रिपेयर द यूट्रस फॉर पॉसिबल प्रेगनेंसी। मतलब ओव्यूलेशन की प्रक्रिया द्वारा जब ओवा फॉर्मेशन हो रहा है तो प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी के लिए ओव्यूलेशन हुआ है। और ये प्यूबर्टी जब अटेंड करते हैं 10 से 16 साल के बीच, जब प्यूबर्टी अटेंड करती हैं फीमेल, तो उनसे उन उन उस उम्र में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। और लगभग 50 से ऊपर की उम्र में यह साइकिल अपने आप ही रुक जाता है, जिस अवस्था को हम मेनोपॉज कहते हैं। ऐसा देखा गया है कि इसका इट में लास्ट एनीवेयर फ्रॉम 21 डेज टू 35 डेज। कहने का अर्थ है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा चक्र 21 दिन से 35 दिन तक होता है, यानी कि या तो 21 दिन होगा या 35 दिन तक होगा। तो पूरा साइकिल जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मेंसेस होता रहेगा। इसका अर्थ ये है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक चक्र या तो 21 दिन का होगा मिनिमम, या मैक्सिमम 35 दिन का हो सकता है। देखिए यहाँ एक चीज है, इम्पॉर्टेंट है। 21 दिन से अगर कम है किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, यानी कि 21 दिन से पहले ही मेंसेस हो जाता है, तो वो भी एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है। मतलब उसमें टेस्ट कराना चाहिए कि कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। और अगर 35 डेज से ज़्यादा का है किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि उसे 35 दिन के बाद 35 दिन के अंतर में मेंसेस स्टार्ट होता है, तो वह भी एक पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है। क्योंकि हाँ, सभी विमेंस अलग तरह की होती हैं, तो ये फ्लक्चुएशन होता है 21 दिन से 35 दिन के बीच। और अगर एवरेज निकाला जाए तो 28 दिन। इसलिए हम मान के चलते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पीरियड है वह है 28 डेज का, पूरा चक्र कंप्लीट होने का। अ, ये लूनर साइकिल को फॉलो करता है ना। जैसे कि लूनर साइकिल होता है, चंद्र की जो गति है वो 28 दिन की मानी जाती है, तो इस हम कभी बोलते हैं कि फॉलो लूनर, इट फॉलोज द लूनर साइकिल। अब यहाँ पे हम इसके स्टेप्स को अगर देखें, फेजेस को, तो पहला है फॉलिकुलर फेज, ठीक है, फिर दूसरा है ओव्यूलेशन, और तीसरा है ए पोस्ट ओव्यूलेटरी और ल्यूटियल फेज। आपको अलग अलग नाम भी मिलेंगे किताबों में, पर वो नाम जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल की अवस्था में कौन कौन से भाग पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, उसके आधार पर नाम है। तो आइए इसको आगे स्टडी करते हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस। जब भी हम किसी हार्मोनल सेक्रीशन को या फैक्टर को पढ़ते हैं और उसका बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है या ऑर्गन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो हम सबसे पहले हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सेस को उससे रिलेट करके पढ़ते हैं, क्योंकि ये कमांडिंग जो पार्ट है वो हाइपोथैलेमस है किसी भी हार्मोन के कंडक्शन के लिए। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें हार्मोन सिक्रीशन भी होंगे और ओव्यूलेशन भी होगा। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि हाइपोथैलेमस है जो कि सुप्रीम कमांडिंग ऑर्गन है एक तरह से। तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस थैलेमस में प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस और आर्कुएट न्यूक्लियस, है ना। अभी वैसे और भी न्यूक्लियस के नाम यहाँ लिखे हैं, पर रिगार्डिंग दिस टॉपिक आई डिस्कस ओनली दीज टूज। तो आर्कुएट न्यूक्लियस स्पेशली हाइपोथैलेमस में एक स्पेसिफिक गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग यानी कि गोनाड को एक्टिव करने वाले हार्मोन, है ना। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को जब ये रिलीज करता है तो वाया द सर्कुलेशन, है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम, एडिनो हाइपोफाइसिस में जीएनआरएच यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पहुंचेगा। कहाँ से? आर्कुएट न्यूक्लियस से। जब ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यहाँ पर पहुंचेगा एडिनो हाइपोफाइसिस पर, तो वह यहाँ से बहुत सारे हार्मोन्स को जो इन्फ्लुएंशियल हार्मोन्स हैं उनके सेक्रेशन को जनरेट करेगा। उनमें से दो इम्पॉर्टेंट हार्मोन कौन कौन से हैं? एफएसएच एंड एलएच, जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन।
देखिए यहाँ पे ध्यान बात है कि इसके साथ साथ प्रोलैक्टिन, एसीटीएच, टीएसएच सब सेक्रेट हो रहे हैं, पर यहाँ पे हम अभी डिस्कस केवल एफएसएच और एलएचएच करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि हाइपोथैलेमस रिलीजेस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इन पल्सेटाइल मैनर। जैसा कि आप जानते होंगे पल्सेटाइल पल्सेटाइल मैनर का मतलब है कि एक सर्ज में एक ही तरह से हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा है कि एकदम से पूरा हार्मोन रिलीज हो गया। पहले कुछ मात्रा में हार्मोन रिलीज होगा, फिर थोड़ा पॉज लेगा और फिर दोबारा रिलीज होगा। तो टाइम डिफरेंस के हिसाब से वो रिलीज होता रहेगा, थोड़े थोड़े समय बाद रिलीज होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि पल्सेटाइल मैनर में गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यहाँ से रिलीज होता रहेगा। अब इसको देखते हैं कि ये आगे जाके क्या इफेक्ट कर रहा है। तो देखिए हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हुआ और वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट कर रहा है। एंटीरियर पिट्यूटरी से रिस्पॉन्स ऑफ दिस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एफएसएच और एलएच रिलीज हो रहे हैं। एफएसएच पर्टिकुलरली ग्रैनुलोसा सेल, ये ओवरी में सेल्स है ना, इसको अभी हम डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे। ग्रैनुलोसा सेल पे एक्ट कर रहा है, जबकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो थीका सेल्स पर एक्ट कर रहा है। थीका सेल से एंड्रोजन रिलीज हो रहा है और एंड्रोजन अगेन ग्रैनुलोसा सेल में पहुंचकर फिर एस्ट्रोजन जनरेट कर रहा है। ध्यान रखिएगा कि जो ग्रैनुलोसा सेल्स होती हैं उनमें एक यूनिक कैपेबिलिटी होती है कि वह इस एंड्रोजन को फीमेल हार्मोन यानी कि एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। एक्चुअली एंड्रोजन इज अ मेल हार्मोन, है ना। तो यह हार्मोन ग्रैनुलोसा सेल में पहुंचेगा और वहां से यह एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन एफएसएच की वजह से जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं ओवरी में, उनसे इनहिबिन रिलीज होगा और इनहिबिन क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा एंटीरियर पिट्यूटरी को टू स्टॉप द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी कि इनहिबिन जब सेक्रेट होता है तो एक नेगेटिव फीडबैक देगा एंटीरियर पिट्यूटरी को और अब एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच रिलीज होना रुक जाएगा। इसमें इधर दिखाया गया है कि किस तरह से नेगेटिव फीडबैक होता है। अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जनरेट होने लगते हैं तो नेगेटिव फीडबैक होगा ओवर मोस्ट ऑफ द साइकिल, और इस नेगेटिव फीडबैक की वजह से पहले एंटीरियर पिट्यूटरी और फिर हाइपोथैलेमस इनिबिट हो जाएंगे फॉर द रिलीजिंग ऑफ फर्दर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वह एक डेकापेप्टाइड होता है ना, डेकापेप्टाइड है और दैट इज सिंथेसाइज्ड प्राइमरी इन द आर्क्यूएट न्यूक्लियस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर्क्यूएट न्यूक्लियस से रिलीज होता है ये। इसका बहुत वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ होता है, 2 to 4 मिनट। शॉर्ट हाफ लाइफ ऑफ 2 to 4 मिनट का मतलब है कि 2 से 4 मिनट के बाद ये ब्लड में क्या हो जाएगा, एक्टिव फॉर्म में नहीं रह पाएगा, ये डिसोसिएट होता है मतलब कम होता रहेगा। इसके बाद है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ बोथ एलएच एंड एफएसएच, जैसा कि अभी आपको बताया। और ये एफएसएच और एलएच एक्ट करते हैं ओवेरियन ओवरी में जाके। ओवेरियन जो डिफरेंट सेल्स हैं जैसे ग्रैनुलोसा सेल्स और थीकल सेल्स, उन पे जाके ये एक्ट करेंगे। यहाँ इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि पहले लोअर एम्पलीट्यूड है, यानी कि फॉलिकुलर फेज में उस तरह से एक्टिविटी हमें नहीं दिख रही है। इंक्रीज एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी कब हो रहा है, जब जीएनआरएच का पल्सेस जनरेट हो रहे हैं। पल्सेटाइल हार्मोन है, जैसे ये जनरेट होगा तो हाई एम्पलीट्यूड और लेस फ्रीक्वेंसी हमको देखने के मिलेगी। तो द फर्स्ट फेज इज फॉलिकुलर एंड द लेटर फेज इज नोन एज ल्यूटियल फेज। ओके, अभी हमने देखा कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किस तरह से सेक्रीट हो रहा है और अल्टीमेटली वह फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सेक्रेशन कर रहा है, जो फाइनली ओवरी में जाके मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक मैंने oogenesis का जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पे दिखाए हैं। इसका उद्देश्य ये है कि अब हम ओवेरियन कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लें। ओवरी में किस तरह से या कौन सी अवस्था में, उम्र की कौन सी अवस्था में oogenesis एक तरह से स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राइमोर्डियल सेल जो होंगी oogoनियम है, उसमें माइटोसिस हो रहा है, प्राइमरी oocyte फॉर्मेशन हो रहा है और हम यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है अरेस्टिन प्रोफेज 1, है ना। जब oogenesis होता है तो प्राइमरी oocyte जो है वो प्रोफेज स्टेज में रुक जाती है, अरेस्ट हो जाती है, फ्रीज हो जाती है। और यहाँ पे दिख रहा है बिफोर बर्थ। व्हाट डज इट मीन्स कि बिफोर बर्थ ही
गर्भ में पलने वाली बच्ची माइटोसिस स्टार्ट कर। हम इमेजिन करें कि एक महिला है और वो प्रेग्नेंट है और उसके गर्भ में एक बच्ची पल रही है, फीमेल फीटस है। तो बिफोर द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म लेने से पहले ही उस बच्ची की ओवरी में जो प्राइमरी oocytes हैं वो प्रोफेज 1 अवस्था में अरेस्ट हो जाती हैं। मतलब एट द फीटस स्टेज जो फीमेल फीटस है वह oogenesis स्टार्ट कर देती है। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी जनरेट होता है कि तो फिर मेल फीटस कब स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और देखिए जब मेल का, अगर मेल फीटस की हम बात करें तो वह उस समय स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं करते, वो एडोलेसेंस स्टेज में आने पर ही स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं। वापस टॉपिक पे आते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जन्म से पहले ही प्राइमरी oocyte में प्रोफेज 1 स्टेज में फ्रीज हो गया है। जैसे ही प्यूबर्टी होगी, है ना, 12 से 16 साल के बीच में या 10 से 16 साल के बीच में प्यूबर्टी अटेन होगा, तो मियोसिस कंटिन्यू रहेगा और तब तक मियोसिस कंटिन्यू रहेगा स्लोली स्लोली। और उसके बाद सेकेंडरी oocyte स्टेज जो है वो मेटाफेज 2 अवस्था में फ्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे दो स्टेजेस हैं कि बिफोर बर्थ, जन्म लेने से पहले प्रोफेज 1 में वो अरेस्ट हो जाएगा, रुक जाएगा, और उसके बाद प्यूबर्टी में जो है मेटाफेज 2 में, सेकेंडरी oocyte स्टेज जो है वो मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाएगी। तो फिर ये आगे कब जनरेट होगा, आगे कैसे oogenesis होगा? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब स्पर्म इसके साथ फ्यूज होगा, ओव्यूलेशन के बाद जब स्पर्म एंट्री होगा तब ये अपना oogenesis कंप्लीट करेगा, इसका मियोसिस कंप्लीट होगा और फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि oogenesis की प्रक्रिया किस तरह से ओवरी में कंडक्ट हो रही है। और जो हम ओव्यूलेशन पढ़ेंगे वो हम ये वाला स्टेप अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में स्टडी करेंगे। इस डायग्राम में हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ डिस्कस करेंगे। देखिए हाइपोथैलेमस में आर्क्यूएट न्यूक्लियस है ना, हाइपोथैलेमस में आर्क्यूएट न्यूक्लियस है और यह आर्क्यूएट न्यूक्लियस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सेक्रीट करता है। यहाँ पे एक और पॉइंट है कि हाइपोथैलेमस जो है वह लिम्बिक सिस्टम से कनेक्टेड होता है। लिम्बिक सिस्टम, अगर हम बात कर रहे हैं लिम्बिक सिस्टम की, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की हम बात कर रहे हैं। अगर आपने न्यूरो एनाटॉमी थोड़ा सा पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वह हमारे मूड, हमारा मूड कैसा है, हमारे इमोशंस कैसे हैं, और हम किस तरह से फील कर रहे हैं किसी चीज़ को, और दूसरा हमारा क्या परसेप्शन है, इन सबको कंट्रोल करता है हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो कई बार क्या होता है कि बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर जो यहाँ पे सिस्टम है, यानी कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स किस तरह से हाइपोथैलेमस से अटैच्ड है, तो कई बार मूड है, यदि प्रेशर में है वुमेन या टेंशन में है, तो बिकॉज ऑफ देयर मूड उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी अफेक्ट होता है। अ, ये उसी चीज को शो कर रहा है कि किस तरह से आर्क्यूएट न्यूक्लियस है उनका एक्टिव होना या उनका सप्रेस होना। अगर वो एक्टिव है तो वो ये प्रॉपर चैनल ये कंडक्ट कराएंगे, जो प्रोसीजर है। और अगर मूड मतलब टेंशन में है महिला, तो क्या होगा कि उसका लिम्बिक सिस्टम के थ्रू वो कनेक्टेड है हाइपोथैलेमस से। अगर वो सप्रेस है, टेंशन में है, तो कई बार क्या होता है कि वुमेन्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल गड़बड़ा जाता है बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आर्क्वेट न्यूक्लियस के थ्रू गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा और वह एंटीरियर पिट्यूटरी यानी कि एडिनो हाइपोफाइसिस पे एक्ट करेगा, जिससे कि जिसके रिस्पांस में फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन रिलीज होंगे। फॉलिकुलर, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ओवेरियन फॉलिकल पर काम करेगा और एस्ट्रोजन रिलीज करेगा, जबकि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम पे काम करेगा और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा। इसको हम आगे देखते हैं, पढ़ते हैं। देखिए ओवरी है ना, ओवरी में हम कह रहे हैं कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल होता है। ठीक है, डे 1 प्राइमोर्डियल फॉलिकल होगा, और जैसा कि अभी हमने बताया है कि बिफोर बर्थ जो है फीमेल फीटस में ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट फेज है ये स्टार्ट हो जाता है एक तरह से। मेंस्ट्रुअल साइकिल का नहीं कहना चाहिए, हमें कहना चाहिए oogenesis की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। oogenesis की प्रक्रिया कैसे स्टार्ट हो जाती है कि वह यहाँ पे प्रोफेज 1 जब उसका मियोसिस होगा तो प्रोफेज 1 में
देखिए माइटोसिस होगा तो प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में ये अरेस्ट हो जाता है। अगर प्रोफेज 1 में भी कोई स्पेसिफिक आपसे पूछे तो डिप्लोटीन डिप्लोटीन स्टेज में ये अरेस्ट हो जाता है। और प्यूबर्टी यानी कि प्यूबर्टी के टाइम में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रहा है तो ये मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाता है, रुक जाता है। तो यहाँ पे इसको स्टडी करते हैं हम। प्राइमोडियल फॉलिकल जो है ये है धीरे धीरे साइज में बढ़ने लगेगा, है ना, तो प्राइमरी फॉलिकल बनाएगा। तो यहाँ तक अभी तक कोई भी दूसरे हार्मोन का इफेक्ट नहीं हो रहा है ना। ये नेचुरल प्रोसेस है। जब एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होगा और दूसरा शुरू होगा तो अपने आप प्राइमोडियल फॉलिकल सेल प्राइमरी फॉलिकल सेल का निर्माण करेगी। आपकी मतलब आपको सुविधा रहे इसके लिए हमने एक ही बनाया है, क्योंकि हम डायग्राम में एक साथ बहुत सारे चीजें नहीं दिखा सकते। पर ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं होता कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में केवल एक ही प्राइमोडियल फॉलिकल डेवलपमेंट स्टार्ट करती है, नहीं। लगभग 15 से 20 प्राइमोडियल फॉलिकल एक साथ प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट होती हैं। तो जो भी हम पढ़ रहे हैं ये एक साथ 15 to 20 जो प्राइमोडियल फॉलिकल है वो एक साथ ये सारे कंडक्शन स्टार्ट करती हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्राइमोडियल फॉलिकल जो है वो प्राइमरी फॉलिकल बनाएगा विदाउट एनी हेल्प ऑफ हार्मोन्स, है ना। ये नेचुरल प्रोसीजर है कि वो प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहा है। पर एट द टाइम ऑफ प्राइमरी फॉलिकुलर स्टेज, जैसे कि ये फॉलिकुलर स्टेज में कन्वर्ट होगा, प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, यहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अब इस पर एक्ट करेगा। देखिए जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करता है तो इसकी चारों तरफ एक लेयर बनेगा जिसे हम कहते हैं ज़ोना पेल्यूसिडा, है ना। आपने अगर फर्टिलाइजेशन पढ़ा है तो आपने इसको पढ़ा होगा। यहाँ इसके हम जो कैम्पियन फॉलिकल ये बनेगा उसको हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो ज़ोना पेल्यूसिडा बनने के बाद इसमें और चेंजेस आएंगे बिकॉज ऑफ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और अब ये धीरे धीरे इसकी जो चारों तरफ की सेल्स हैं वो थोड़ा सा बड़े बड़े स्ट्रक्चर की हो जाएंगी, अपने साइज में इंक्रीज करेंगी और फिर ये 12वें दिन जो है, लगभग 12वें दिन में ये ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ग्रेफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो हमें यहाँ न्यूक्लियस दिख रहा है, भाई ये oocyte है, बीच में oocyte है, उसके अंदर न्यूक्लियस है और oocyte के चारों तरफ हमें अलग अलग लेयर दिख रही हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो oocyte ये है बीच में छोटा सा, और उसकी चारों तरफ हमें जोना ग्रैनुलोसा ग्रैनुअल पार्टिकल जो दिख रहे हैं, तो जोना ग्रैनुलोसा। उसके बाद जस्ट इसके आउटर जो सरफेस है वो जोना पेल्यूसिडा, और बाहर का जो इन दोनों जोना ग्रैनुलोसा और पेल्यूसिडा के बीच में जो लेयर है वो जोना रेडिएटा है। और यहाँ पे कुछ स्पेस दिख रहा है जिसमें फ्लूइड फिल्ड रहता है ना, जो भी हार्मोन होंगे वो इसमें फिल्ड रहेंगे, इसको हम बोल रहे हैं एंट्रम। इसकी चारों तरफ और हमें पिंक कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है तो वो थीकल से थीका है, तो थीका इंटरना अंदर की तरफ, इंटरना मतलब अंदर की तरफ, थीका इंटरना, और थीका एक्सटर्ना मतलब बाहर की तरफ हमें जो लेयर दिख रही है उसको थीका एक्सटर्ना कहते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल जो ये है। अब ये ग्रेफियन फॉलिकल जो है धीरे 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 अपने साइज में बढ़ेगी और इसमें भी हार्मोन्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। कौन से हार्मोन का? एस्ट्रोजन का, है ना। और बिकॉज ऑफ दिस एस्ट्रोजन एक टाइम पे क्या होगा कि ये जो है रप्चर हो जाएगा। डे 14 14वें दिन ये रप्चर हो जाएगा और यहाँ से ओवा जो है वो बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगा। देखिए ये बहुत एक यूनिक प्रोसीजर है कि जब ये ओव्यूलेशन हो रहा है ना, ये ओवा यहाँ से रिलीज हो गया है। इसके रिलीज होने से पहले ये जो सर्विस है, ये जो ओवरी की सरफेस है, ये थोड़ा सा प्रोट्रूड हो जाती है, बाहर की तरफ निकल जाती है ना। तो यहाँ से ओवा जो ओवम का प्रेशर पड़ने से थोड़ा सा फूल जाती है, स्वेल हो जाती है, और यहाँ से ओवम जो है प्रेशर के साथ रिलीज होता है क्योंकि इसमें जो फ्लूइड भरा है, हार्मोन्स भरे हैं। तो डे 14 से पहले है ना, जस्ट बिफोर द डे 14 एट द टाइम ऑफ ओवम रिलीज या ओव्यूलेशन, ओवम के इस रिलीज को हम प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन। इसको एक दूसरे डायग्राम से मैं बताने की कोशिश करूंगी। देखिए यहाँ पे ये जो इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ना, इनका नाम है फिम्ब्रे। ओके, तो एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, है ना, एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन ये क्या करेंगे? मान लिया आपके हाथ में एक बॉल है और आप उसको अपने फिंगर से
टच करके देखें कि उसका सरफेस कहाँ पे किस तरह का है। तो एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन दिस इज अ वेरी यूनिक प्रोसीजर कि यह फिम्ब्रे ओवरी को उसी तरह अपने इसी फिंगर लाइक रहे हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से ये ओवरी को जो है वो टच करते हैं, है ना। और उससे वो इसलिए टच करते हैं कि जैसे ही ओव्यूलेशन होगा तो दे विल कैच द ओवा, है ना। तो इस तरह से ये प्रोसीजर होता है कि ओवरी में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट डे प्राइमोर्डियल फॉलिकल से स्टार्ट हुआ प्राइमरी फॉलिकल का बनना, और जब प्राइमरी फॉलिकल बन गया तब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इस पर एक्ट कर रहा है, और वो ग्रेफियन फॉलिकल एट द 12th डे वो ग्रेफियन फॉलिकल बना रहा है। ग्रेफियन फॉलिकल में जो है एस्ट्रोजन रिलीज होता है ओवेरियन फॉलिकुलर सेल से, जो इसके सराउंडेड सेल्स हैं, और 14 डे में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया हो रही है ना। और ओव्यूलेशन के बाद जो है वो क्योंकि ओवा तो रिलीज हो गया है, अब क्या उसका जो खाली जो बचा है वो पार्ट जो है उसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, फॉर्मिंग स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो खाली स्ट्रक्चर है इससे हम कह रहे हैं कॉर्पस ल्यूटियम, और डे 20 में कॉर्पस ल्यूटियम फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है ना, वो पूरी तरह से बन जाता है। अब यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का एक्ट है, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किस पर काम कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम पर। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्राइमरी फॉलिकल पर काम कर रहा है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम पे काम कर रहा है। अभी तक इससे एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा था, नाउ जब कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन हो जाएगा तो वह प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण स्टार्ट कर देगा, उसको प्रोजेस्टेरॉन को बनाना स्टार्ट कर देगा। अब 28 डे पर धीरे 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 कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजनरेट होने लगेगा। ठीक है, ये तो बात है ओवरी की, है ना। तो ओवरी लेवल पर ओवरी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हम ये वाला क्या स्ट्रक्चर है, ये दरअसल में यूटेराइन वॉल है ना। आपने बहुत सारे डायग्राम इसी तरह के देखे होंगे। तो फर्स्ट डे में मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है, यानी कि ब्लीडिंग जो हो रही है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट डे में हो रही है। ओके, तो वाई क्यों हो रही है, देखिए बिकॉज ऑफ दिस, है ना। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट से 4th डे तक होता है 4 डेज का ब्लीडिंग होता रहता है किसी, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि हर वुमेन का जो स्ट्रक्चर अलग है, और क्योंकि कॉर्पस ल्यूडियम से कनेक्टेड है तो उनकी थिंकिंग थॉट्स या उनके इमोशंस भी इफेक्ट करेंगे मेंस्ट्रुअल को, इसलिए लगभग हम मान के चल रहे हैं कि 4 डे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है एक एवरेज वुमेन में, एवरेज अगर हम निकालें तो यहाँ पे ये ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग शो कर रहा है। ब्लीडिंग क्या है, अगर आपने यूटेराइन वॉल स्टडी किया है तो उसमें जो यूटेराइन वॉल है उसमें 3 सेक्शन होते हैं, उसको भी मैं एक डायग्राम से आपको दिखा देती हूँ। अगर यूटेराइन वॉल को हम देखें तो इस तरह से ये पेरीमेट्रियम है बाहर की तरफ है, और एंडोमेट्रियम बीच में मायोमेट्रियम है, सॉरी, और अंदर है एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। येलो वाली है स्ट्रेटम बेसिलिस, पर्पल वन इज स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम, एंड द ब्लू वन जो ब्लू कलर की है वो स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मेंसस जो हो रहा है उसमें यह 2 लेयर यानी कि स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम और स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम, ये दोनों जो लेयर्स हैं यही लेयर्स झड़ती हैं और जिसकी वजह से मेंसस होता है। इसलिए कभी-कभी उन्हें कहीं किसी-किसी जगह एक्टिव लेयर्स बोला जाता है, क्योंकि वो कॉन्सेप्टस के जुड़ने, यानी कि अगर बच्चे का डेवलपमेंट होना है, प्लेसेंटा डेवलपमेंट होना है, तो वही 2 लेयर्स जो हैं स्पेसिफिक एंडोमेट्रियम की, उन्हीं 2 लेयर्स में जाके कॉन्सेप्टस अटैच होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देखिए मेंस्ट्रुअल फ्लो हुआ, तो देखिए जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है पहले दिन वही मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला दिन होता है ना। जैसे ही ये स्टार्ट होगा दूसरे प्राइमोर्डियल फॉलिकल हैं वो भी डेवलपमेंट स्टार्ट करना शुरू कर देंगे, और एट ए टाइम कितने 15 टू 20 प्राइमोर्डियल फॉलिकल स्टार्ट करेंगे। फिर जब प्रोलिफरेटिव फेज है, देखिए यहाँ पे फॉलिकुलर फेज आपने कहीं पर लिखा देखा होगा, तो फॉलिकुलर फेज किसके रिगार्डिंग है, ओवरी में, क्योंकि ओवरी में फॉलिकुलर फेज है। पर ओवरी में जब फॉलिकुलर फेज से ग्रेफियन फॉलिकल बन रहा है तो ये कौन सी फेज है, प्रोलिफरेटिव फेज। इसमें जो
प्रोलिफरेशन हो रहा है। प्रोलिफरेशन का मतलब है कि जो यूटेराइन वॉल है उसमें ब्लड सप्लाई बढ़ रही है, ग्लैंडुलर हो रहा है ना, स्पंज लाइक वो जो स्पॉन्जियम लेयर है वो स्पंज लाइक उसका स्पॉन्जनेस बढ़ रही है। यहाँ पे जो इस तरह से ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है वो इंक्रीज करते हैं और ब्लड सप्लाई भी इंक्रीज होने लगता है। तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, 10वें दिन की स्टेज को प्रोलिफरेटिव स्टेज। तो किसके रिगार्डिंग, यूटेराइन वॉल के। तो यूटेराइन वॉल के हिसाब से देखा जाए तो दिस इज अ प्रोलिफरेटिव फेज। और अगर हम ओवेरियन रिगार्डिंग पढ़ें तो यहाँ पे क्या है कि ये फॉलिकुलर स्टेज को शो कर रहा है कि जिसमें ग्रेफियन फॉलिकल का निर्माण हो रहा है। अब उसके बाद आता है 14वें दिन में, जब ओव्यूलेशन हो जाता है, ओवा रिलीज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे होता है सेक्रेटरी फेज, क्योंकि अब कॉर्पस ल्यूटियम बन गया है। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है उसका काम है प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करना। तो प्रोजेस्टेरॉन का क्या फंक्शन है यहाँ पे, प्रोजेस्टेरॉन जब कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करने लगता है तो यह ओवा जाके इस वॉल पर, यूटेराइन वॉल पर अटैच हो जाए, बिकॉज ऑफ दिस प्रोलिफरेटेड जो स्ट्रक्चर है यूटेराइन वॉल का, उसके लिए प्रोजेस्टेरॉन फंक्शन करता है। वह इन सेल्स को बनाए रखता है और इनमें ब्लड सप्लाई को भी बनाए रखता है। अगर प्रेगनेंसी के चांसेस हैं तो ओवा जो है वो यहीं पर जाकर, जो फर्टिलाइज ओवा है वो यहीं पर जाकर अटैच होगा। पर क्या होता है, धीरे 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 अगर प्रेगनेंसी नहीं है, है ना, स्पर्म जो है वो ओवा से फ्यूज नहीं हो पाया है, तो क्या होगा कि यह ओवम इतने ड्यूरिंग द 8 आवर, है ना, 8 आवर का इसके पास टाइम होता है। अगर 8 आवर्स तक स्पर्म इससे जुड़ जाए तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो जाएगी। अदरवाइज 8 आवर के बाद यह ओवम जो है वो डीजेनरेट होने लगेगा। तब तक क्या है कि प्रोजेस्टेरॉन इन लेयर्स को मेंटेन रखता है, जिससे कि आने वाला ओवा अगर फर्टिलाइज्ड हो जाता है, इसके फर्टिलाइजेशन के चांस है, तो वह आके इसी जगह पर अटैच हो जाए। तो 28th डे तक यह मेंटेन रहता है, पर 27th या 26 डे के बाद ये धीरे धीरे धीरे, क्योंकि कॉर्पस लुटियम जो है वो 20th डे तक फुली बन जाता है, प्रोजेस्टेरॉन फुली रिलीज करता रहता है, पर उसके बाद धीरे 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 ये डिजनरेट हो रहा है। तो एक समय में जब ये पूरी तरह डिजनरेट हो जाता है तो ओब्वियसली प्रोजेस्टेरॉन बनना बंद हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन तो इसी से रिलीज हो रहा था। जब प्रोजेस्टेरॉन बनना बंद हो जाएगा तो यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो रुक जाएगा, धीरे धीरे इसका नेक्रोसिस हो जाएगा, और ये क्या होगा कि ये झड़ने लगेगा, इसमें ब्लड सप्लाई खत्म हो जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगा और यह झड़ने लगेगा। तो ये कौन सा फेज है जो ये लेयर झड़ती है, मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से साइकिल कंप्लीट हो रहा है इन द ओवरी, और इनसे जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं वो किस तरह से यूटेराइन वॉल को इफेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम इसे इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, अभी तो हमने पढ़ा कि प्रेगनेंसी नहीं है, उस केस में हमने पढ़ा इन केस ऑफ प्रेगनेंसी ये फर्टिलाइज होगा, और यहाँ पे जो ये है ये जाके 8 to 9 डे के बाद ये कॉन्सेप्टस बनेगा, यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो गई है, ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा बना रहेगा, उसका फैक्टर मैं अभी बता दे रही हूँ आपको। और प्रोजेस्टेरॉन की रिलीज कंटिन्यू रिलीज होने की वजह से ये लेयर जो है वो झड़ेंगी नहीं, और यहाँ पर आकर ये जो हमारा जायगोट है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, जिसको हम कॉन्सेप्टस कहते हैं। यानी कि अब यहाँ पे प्लेसेंटा का निर्माण होगा और बच्चे बनने की, जो बच्चे के डेवलपमेंट की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। पर नॉर्मल मेंस्ट्रुअल है, इन केस ऑफ प्रेगनेंसी ये होगा। पर अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो क्या होगा कि ये जो लेयर है, क्योंकि यहाँ पे कॉर्पस लुटियम जो है वो डिजनरेट हो जाएगा, तो ये लेयर खत्म हो जाएंगी, ये लेयर झड़ जाएंगी, क्योंकि अब इन्हें प्रोजेस्टेरॉन की तो सप्लाई मिलेगी नहीं, तो मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा। तो यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है कि ये प्रोजेस्टेरॉन बने हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हम प्लेसेंटा डेवलप होता है मदर में, वह HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन रिलीज करता है, जो ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम को डिजनरेट नहीं होने देता, जिसकी वजह से वो लगातार प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है, और यह एंडोमेट्रियम की जो 2 लेयर है वो बने रहती हैं, और यहाँ पे प्लेसेंटा का डेवलपमेंट हो जाता है, और आगे यहाँ पे जो एम्ब्रियो है वो डेवलप करने लगता है। तो पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को अगर हम एक सिंपली तरीके से समझना चाहें तो ये स्टेजेस हैं
कि डे 1 से जितना भी रेड कलर दिखाया गया है मेंसेस है, 4 to 7 डेज मेंसेस होगा, मेंस्ट्रुअल होगा, लीस्ट फर्टाइल स्टेज है, इसमें फर्टिलाइजेशन के बहुत कम चांसेस होते हैं क्योंकि लेयर ही नहीं बचती है, यूटेराइन लेयर वो झड़ जाती है। और और उसके बाद स्टार्ट होगा फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज देखिए यहाँ से पूरा